नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। यदि आप भी आयुर्वेद में थोड़ी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है आपका, आपको शौक है, आपको एक प्राकृतिक झुकाव है, जड़ी बूटियों से आप आकर्षित होते हैं और आपको अच्छा लगता है, चीजों के फायदे पढ़ना अच्छा लगता है, उनको घर में आजमाना अच्छा लगता है, या प्रॉब्लम्स को समझ के उसका अपने आप कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना अच्छा लगता है, तो ये बुरी बात नहीं है। ये एक अच्छी चीज है। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कोई ये नहीं कहा गया कि आयुर्वेद का प्रयोग वही करेगा जो डिग्री लेकर पास होकर आएगा। हालांकि वो अलग विधान है, उसमें कुछ औषधियां ऐसी हैं कि जो बहुत ही गहन स्टडी, एक बाकायदा उसकी जब डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद ही उसका उपचार या इलाज औरों पे कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का बेस है, ये रूट है। जैसे एक माँ अपने या एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, तो माँ कोशिश करती है कि उसको सारी क्वालिटीज उसके पास हो, उसको खाना बनाना अच्छा आता हो, उसको सिलाई आती हो, उसको हर चीज में डील करना आता हो। ऐसे ही वो हर चीज उसको फिर सिखा के भेजती है। ये आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। हमारे जो ग्रंथों का ये जो चीजें हैं, आप और हम सब लोगों का भी एक अपनी एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने भी जो बनाए जो ग्रंथ, वो ये सोच के नहीं बनाया कि कोई हमारे ग्रंथ पढ़ के डॉक्टरी करे या तो ही ये पढ़ सकता है। नहीं, आप और हम सबको पढ़नी चाहिए। और आने वाले समय में वो बताऊंगा मैं कि आप कौन कौन से ग्रंथ लेकर आए और कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़े, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीजें जब हमारे ग्रंथों में है ही, तो हमें उसको समझ करके हर किसी को ये लियाकत होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। शरीर का थोड़ा ज्ञान, थोड़ी समझ अगर आ जाए, शरीर कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्यों इम्बैलेंस होता है, कैसे इसको ठीक करना है, औरों की मदद कैसे करनी है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। इसलिए आज का जो टॉपिक है, वात पित्त कफ, बेसिकली है क्या, बुनियादी तौर पर ये क्या है, और इसको समझ कर फिर ये कैसे गड़बड़ होता है, कैसे हमने इलाज करना है, ये सारा सीखेंगे। तो कुछ दिन से मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इतनी ज्यादा, क्योंकि अब चैनल जैसे जैसे यूट्यूब पर वीडियोस हम डेली डालते हैं तो लोगों में पहुंचती हैं, इतने ज्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर मेरे को जवाब देना भी कई बार कठिन हो जाता है और दिया भी नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति एक दो लाइनों में लिख देता है, अब जब तक आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझोगे आप उसको बता नहीं सकते। और कई बार कोई इतना लंबा लिख देता है कि आप पढ़ भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना आप, क्योंकि आप सब लोग कितना कितना दूर रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई किसी देश में है, कोई किसी जगह का है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे कि हर कोई अपने घर बैठे इन चीजों को खुद समझ के खुद कर सके। अकेली जड़ी बूटियों के नुस्खे में बताता जाऊं तो वो कहीं ना कहीं उसका तो अंत ही नहीं है। जिंदगी लग जाए तो मैं खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मैं सच कहता हूं, एक बार किसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए आयुर्वेद के प्रति, वो हर जड़ी बूटी के फायदे आप ही पता कर लेगा, आप ही समझ लेगा कि ये सही है गलत है, किसको देना किसको नहीं देना। तो कल मैं ऐसा बैठा हुआ था, क्योंकि कल भगवान धन्वंतरी जो है, आयुर्वेद का जो प्राकट्य जिन्होंने किया, जो आयुर्वेद लेकर के इस धरा पर आए। हालांकि कई लोग कहते हैं भगवान तो एक है, ये तो फिर अलग अलग भगवान कहां से आए। मैं ये भी बता दूं कि आयुर्वेद, हालांकि ये चीज समझनी चाहिए, भगवान तो एक ही है दुनिया का, लेकिन भगवान के मन में, जैसे हर किसी का अपना एक फील्ड है ना, भगवान को भी मन में ख्याल आया कि भाई दुनिया में कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, तो वो भगवान स्वयं धन्वंतरी बनकर आ गए। वो भगवान समय समय पर अलग अलग रूप धार के आ जाता है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा है भी। तो इसलिए सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। टिफिन लेकर के हम बच्चे एक स्कूल में पहुंचते हैं, किसी की माँ ने उनको दलिया बना के दिया, किसी ने मैगी बना के भेज दी, किसी ने पराठे बना दी, तो हम अलग अलग टिफिन लेकर के जब बैठते इकट्ठे मिलकर खाते हैं, लड़ते नहीं आपस में कि मैगी वाले अलग हो जाओ या पराठे वाले अलग हो जाओ, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। ये हमारे जो गुरुओं से, पूर्वजों से, जिस जिस इलाके के जो जो महान लोग हुए, जहां जहां वो रहे, उन्होंने आसपास के लोगों को वैसे वैसे गाइड किया, तो वो धीरे धीरे चल के धर्म में परिवर्तित हो गए। तो इसमें क्या बुरा है, आप किसी भी धर्म मजहब जाति के हो, ये आयुर्वेद है, ये तो एक साइंस है।
साइंस कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि साइंस किसी की एक की मलकियत है या ये उनकी ये है, हम क्यों ऐसा करें। देखो समझ लो, हर चीज का एक अपना उसको आदर दो, हर धर्म हर जाति, और उससे कुछ ना कुछ अच्छा लो, ग्रहण करने की एक आदत बनाओ। नाक चढ़ा के अपनी अकड़ में रहना ये गलत बात है। मैं भी अगर कहूँ मैं फलाने फलाने जगह से हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं दूसरे को नहीं मानता, ये गलत है। इसलिए आज हम बात देर ना करते हुए आयुर्वेद के यही वात पित्त कफ को बेसिकली समझ लेते हैं। इतना समय मुझे ये भूमिका बनाने में इसलिए लगा क्योंकि मैं ये जो वात पित्त कफ की ये जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ, शायद ये एक वीडियो ना बने, ये हो सकता है 40 वीडियो बने, हो सकता है 50 वीडियो बने, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी पता चलेगा जब मैं बात करनी शुरू करूंगा। तो ये बेसिक मैंने पहले भूमिका बनाई, एक जरा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो कई लोग कह सकते हैं कि बड़ा लटका दिया आपने तो बात को, टू द पॉइंट बात करो। ये टू द पॉइंट टॉपिक ही नहीं है। प्लीज उन लोगों को ये इससे दूर रहना चाहिए जिनको बहुत उड़ती उड़ती चिड़िया पकड़नी है। मैं सच कहता हूँ, ठीक है आपके समय की कदर करता हूँ, लेकिन ये डिटेल में जाना और इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। आप कई बार कई लोग कहते हैं जल्दी जल्दी क्यों नहीं बताते। आपको अगर इतनी जल्दी है तो आप कच्ची रोटी खा लो, आप आटा ही खा लो, आप क्यों पकाते हो। तो ये चीजें समझनी है। मैं कुछ अगर भूमिका बना रहा हूँ तो शायद मुझे जरूरी लग रहा है, और अगर बताने वाले को समझाने वाले को जरूरी लग रहा है, तो अगर समझने वाले को जरूरी नहीं लग रहा तो फिर उसको कुछ भी नहीं जरूरी, उसके लिए उसको कुछ और करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ वात पित्त कफ की। वात पित्त कफ जैसे एक शरीर के अंदर ये 3 दोष हैं। ये दोष इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये हमेशा ऊपर नीचे अक्सर जाते रहते हैं। तो आपको समझ नहीं आएगा, आप कहेंगे फिर इनको खत्म कर दिया जाए, क्या है औषधि ऐसी इन तीनों को खत्म कर दे। इनको खत्म नहीं करना होता, इनको बैलेंस में लाना होता है। आप समझ लेते हैं ये वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है ना। मैं आज बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बुनियादी आपका बेस क्लियर करूंगा, बिल्कुल समझ आपकी बन जाएगी इन चीजों पे। तो आपको पहले समझना है कि जैसे एक धरती है, पृथ्वी है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, नेचर है, 5 तत्वों से बनी है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। अग्नि को आप फायर कह देते हैं, वायु को आप एयर कह देते हैं, आकाश को आप ईथर कह देते हैं, ऐसे पृथ्वी को अर्थ कह देते हैं, जल को आप वाटर कह देते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं। हिंदी में भी मैंने बता दिए, अंग्रेजी में भी बता दिया, आपको सबको पता चल जाएंगे। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये वात पित्त कफ की जानकारी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगी, बेशक मिल जाएगी, लेकिन जिस लहजे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कल भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य दिवस था, तो मैं आपको बता ही रहा था अभी कि मैंने कल मन में मेरे भाव उठा कि ऐसा करना चाहिए, हमें लोगों को इस तरह से गाइड करना कि वो खुद ही अपने इलाज करना शुरू कर दे। तो फिर मेरे मन में यही बस प्रार्थना बार बार उठ रही थी कि कुछ ऐसा आप कृपा करो हमारे ऊपर, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दो, कुछ ऐसी अपनी एक काबिलियत जो आप हमें थोड़ी प्रदान करो, हमारे अंदर ऐसी समझ पैदा करो कि हम इन चीज को थोड़ा डीपली लोगों तक मैं इसको समझा पाऊं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूं, जो कि इंटरनेट में नहीं मिलेगा, आपको किताबें पढ़ के भी शायद ना मिले। ये अपनी अपनी समझ होती है हर किसी की, आप भी मेरे से आगे निकल सकते हो इस चीज को समझ के। तो मैं बता दूं कि जैसे 5 एलिमेंट्स की ये धरती है, पृथ्वी है, किसी इलाके में आपने देखा होगा कि गर्मी ज्यादा है क्योंकि वहां पर अग्नि ज्यादा है, फायर एलिमेंट ज्यादा है। किसी इलाके में ठंड ज्यादा है क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं कि वाटर एलिमेंट ज्यादा है, या वहां पर अग्नि कम है तो वहां ठंड रह गई। किसी जगह पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेगिस्तान है, वहां वाटर एलिमेंट की कमी है। तो है तो सब सारी धरती की 5 एलिमेंट से बनी, 5 तत्वों से बनी है, लेकिन कहीं पर कोई तत्व कम है, कहीं पर कोई तत्व ज्यादा है। अब जहां पर पांचों तत्व बराबर होते हैं, इक्वल जितने चाहिए उतने होते हैं, तो हम कह देते हैं कि यहाँ का मौसम तो बड़ा प्लेजेंट है, न गर्मी है न ठंड है न सर्दी है, बहुत अच्छा है। तो वहां बैलेंस हो गया सब कुछ। बस यही समझना है कि हमारे शरीरों में भी ये 5 एलिमेंट से 3 दोष तैयार होते हैं। तो हमारे शरीरों में भी ये अलग अलग, किसी के अर्थ एलिमेंट ज्यादा है तो मोटा हो गया, किसी के फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया तो वो दुबला हो गया, और वो गर्मी वाला शरीर हो गया, उसका गर्म हो गया, और किसी का शरीर में जल तत्व ज्यादा है, किसी के कुछ है, ऐसे इसी तरह करके सारा
ये तैयार हो रहा है, सबके शरीर अलग अलग रंग ले रहे हैं, अलग अलग ढंग है। कुछ वायुमंडल का जोर पड़ता है, प्रेशर या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ अपनी तासीर होती है, शुरू से माँ बाप से हमें कुछ ऐसे गुण मिल जाते हैं कि मदर ने क्या खाया, ज्यादा उनके क्या टेस्ट रहे जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ, या क्या क्या हमारी अपने एक प्रारब्ध है, इसका भी अलग से विषय है एक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वात पित्त कफ है, जिसको हम कहते हैं कि ये इसमें क्या है, इसमें वात में क्या है, पित्त में क्या है, कफ में क्या है, किसमें अग्नि है, किसमें वायु है, ये मैं आने वाले अगले लेसन में डिस्कस कर लूँ। लेकिन फिलहाल आपको समझा दूं कि जैसे वात पित्त कफ, आप 3 शब्द सुनते हैं, हर किसी को समझ लेना चाहिए मोटा मोटा, आज मोटा मोटा बताऊंगा। हालांकि वात में 2-3 चीजें, वात में पित्त में 2 चीजें मिलके बनी, ऐसे कफ में 2 चीजें मिलके बनी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास किचन में कुछ सामान है, रोटी के लिए आटा है, नमक है, और कुछ ऐसे हल्का हल्का घी है, तो आपने गुड़ है, तो आपने उन चीजों को लिया, आपने गुड़ और आटा मिक्स कर दिया, तो उसको अग्नि में रख के भून दिया ऐसे ही, तो वो चूरमा बन गया, ठीक है, उसमें पानी नहीं है। इसी तरह आपको अगर बोला जाए कि अब इसी आटा और गुड़ और पानी से कुछ और बनाओ, या उसमें पानी मिला के कुछ बनाओ, तो आपने सीरा बना दिया, अग्नि पर रख के बना दिया तो सीरा बन गया, अग्नि के बिना बन गया तो लेवी रह गई। ऐसे ही आपको बोलूं कि इसी से कुछ और बना के दिखाओ, आपने गूंद के उसकी रोटी बना दी, आपने लड्डू बना दिए उसके, आपने उसमें घी मिला दिया थोड़ा तो वो लड्डू बन गया। ये 2-4 चीजों को पकड़ के आपने कितना कुछ बना दिया। ऐसे ही 5 एलिमेंट्स पकड़ करके हमारी बॉडी कोई चीज ज्यादा कोई चीज कम लेकर के, जिसकी बॉडी में जो जो कम ज्यादा है उससे अलग अलग चीजें बना रही है, वो बैलेंस में रहे तो वो गुण पैदा करती है, वो हमारे शरीर में हमारे को पोषण देती है। और अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो कह देते हैं कि ये वाला दोष इम्बैलेंस हो गया। ये चीजें समझनी है कि ये आपको वात पित्त कफ के बारे में मैं बुनियादी बता रहा था। कोई भी चीज आप अगर बड़े लेवल पर ले, बड़ा लेवल यानी अगर पृथ्वी के लेवल पे ना ले तो पूरा ब्रह्मांड भी देख लीजिए, कहीं पर जल तत्व की ज्यादा भरमार है तो वो ग्रह में जल जल हो गया, कहीं पर जल नहीं तो वहां अकेली वायु है तो वो ग्रह अकेला गैसेस का ग्रह हो गया, कहीं ग्रह किसी ग्रह में पानी नहीं है, गैसेस भी नहीं है, अकेली सॉलिड धरती है, किसी ग्रह में अकेली अग्नि है, जैसे सूर्य है उसमें अकेली अग्नि है। आप नोट करिए, आपको खुद समझ आएगा, ये 5 एलिमेंट से ही सारा खेल है, इसका ही खेल है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा वात पित्त कफ के बारे में कि वात से क्या क्या काम होते हैं, पित्त से क्या क्या काम होते हैं, कफ से क्या क्या काम होते हैं शरीर में, और अगर ये जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या गड़बड़ियां शुरू हो जाती है, जरूरत से कम हो गया तो क्या दिक्कत आती है। फिर एक चीज और बताना बहुत जरूरी है, अभी आप सुनिएगा इस चीज को इसी के साथ। अब जैसे औषधियां हम क्यों लेते हैं या कोई हम आहार लेते हैं, क्यों बताया जाता है ये वात बढ़ाएगा, ये पित्त बढ़ाएगा, ये कफ बढ़ाएगा। समझ लेना, कोई औषधि गर्मी में होगी, उसमें गर्मी में होगी, उसने हीट अंदर इकट्ठी कर ली, तो अब जिसकी बॉडी में हीट कम है हमने उसको जड़ी बूटी वो दे देनी है। अब किसी भी औषधि कोई ठंडी पहाड़ियों में होगी, उसने अपने अंदर ठंड स्टोर कर ली, कूलिंग स्टोर कर ली, जैसे कुटकी है, कुटकी ठंडी है, पहाड़ियों में उगती है, बहुत उसने अपने अंदर सारी ठंड उसने अंदर स्टोर कर ली। तो आप अब हमने देखा इस बंदे को गर्मी पड़ी हुई है, क्यों गर्मी पड़ी जी, इसके अंदर अग्नि ज्यादा हो गई है, हमने वो ठंडी जड़ी बूटी दे दी। तो सब चीजें हम बैलेंस ही करते हैं। जैसे आपको माँ कहती है किसी बच्ची को जब वो कुकिंग सीखती है, बेटा चेक कर इसको, इसमें नमक कितना है, वो बोलती भी इसमें नमक कम है, तो नमक की डिब्बी पकड़ के हम अंदाजे से थोड़ा नमक ज्यादा डाल देते हैं, वो आप पूछते थोड़ी है कितना नमक डालूं, पहले पहले कंफ्यूजन होती है, बाद में आपको अपने आप ही पता चल जाता है इतना कम है, इतना नमक डालने से पूरा हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम जब कोई औषधि देने लगते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ कुछ जो भी मैं मानता हूँ, कोई दावा नहीं करता, लेकिन ग्रंथ बहुत बड़े हैं, समुद्र है, हमने तो सिर्फ बूंद ली है, हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ, हमने समझ लिया, हमारे हाथ में चढ़ गया कि इतनी औषधि ये मात्रा में देंगे तो इसका ये काम हो जाएगा, तो बात खत्म। इसी तरह कोई चीज माँ पूछती भी नमक कैसा है, आपने कहा भी ज्यादा है, तो उसमें एक पेड़ आटे का डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, या वो आलू डाल देते हैं उसमें कि थोड़ी देर आलू उसमें रहेगा, आटे का पेड़ा उसमें रहेगा तो नमक थोड़ा चूस लेगा, तो सब्जी में नमक थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे सेम है। आपके अंदर वायु ज्यादा है, आप आयुर्वेदाचार्य के पास गए, या आप जो इस समझ रखता है आप उसके पास गए, वो आपको देखेगा अच्छा वायु ज्यादा है, वायु ज्यादा है, तो वो कहेगा वायु क्यों होती है ज्यादा, उसको पता है, अब वो ऐसी औषधि लगा देगा कि जिसमें वायु या तो वायु कम हो, वो चीजें खाने को बोलेगा जिन चीजों में वायु कम हो।
है।